9th। तो हमने देखा था चैप्टर 1 to 5 के जितने भी इम्पोर्टेंट पोएट्री सेशन से इम्पोर्टेंट लाइन था हमने देख लिया था। इस सेशन में हम लोग देखेंगे चैप्टर 6 to 10 जो आपका इम्पोर्टेंट लाइन है। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछ ही नहीं सकता, ये मेरा एक आपसे वादा है, ठीक है। तो देखिए हम लोग समझते हैं चैप्टर 6 यानी द सोल्जर का लाइन बाय लाइन जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। द सोल्जर इज अ वार पोएम रिटेन बाय रूपर्ट ब्रुक। सबसे पहले समझिए जो सोल्जर है कैसा पोएम है जी, वार पोएम है। वार पोएम का मतलब क्या, वार का मतलब क्या होता है, युद्ध, ठीक है ना। रिटेन बाय रूपर्ट ब्रुक, रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया ये एक वार पोएम है। ही वॉज एन इंग्लिश सोल्जर, वो क्या थे, इंग्लिश सोल्जर थे। वो कहाँ के थे, अंग्रेज सोल्जर थे। एंड ऑल्सो पोएट फेमस फॉर हिज वार सोनेट, और वो बहुत ही फेमस थे किस सोनेट के लिए, तो वार सोनेट्स के लिए। वार कहने का मतलब ना कि वार का मतलब होता है युद्ध, और सोनेट का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, 14 लाइन्स की पंक्ति वाला कविता। 14 लाइन्स, ठीक है। 14 लाइन्स में भी दो होता है, एक हमारा 6 लाइन का होता है और 8 का होता है, ठीक है ना। अच्छा, और आगे इसमें बताया जा रहा है कि इन दिस पोएम ही टॉक्स अबाउट हिज अफेक्शन एंड सेक्रीफाइस फॉर हिज कंट्री। इस चैप्टर में वो बताते हैं, मतलब अपने देश के लिए बताते हैं। अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्यार जताते हैं। सेक्रीफाइस का मतलब त्याग देते, मतलब बलिदान एक तरह से कहिए। वो अपने देश के लिए बलिदान और प्यार के बारे में, ठीक है ना, बात करते हैं। तो रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा हुआ एक वार पोएम है। वो इंग्लिश सोल्जर थे, ठीक है। वो बहुत ही फेमस थे किसके लिए, वार सोनेट के लिए। वो इस चैप्टर में किसके बारे में बताए हैं, तो प्यार और बलिदान के बारे में बताएं अपने देश के लिए। सेकेंड लाइन कह रहा है, सेकेंड लाइन कि द पोएट सेज दैट वाट एवर आई वुड डाई दैट सर्टेन पीस ऑफ लैंड वुड बी फॉर एवर इंग्लैंड। देखिए द पोएट सेज दैट, मतलब पोएट इसमें बताते हैं, कवि बताते हैं। कवि कौन है, रूपर्ट ब्रुक। ध्यान से देखिएगा कि मैं जहाँ भी मरूंगा उस जमीन का कुछ टुकड़ा हमेशा के लिए कहाँ का हो जाए, इंग्लैंड का हो जाए। आई वुड डाई द सर्टेन पीस, जो जिस लैंड में मैं मरूंगा, वुड बी फॉर एवर इंग्लैंड, वो कहाँ का हो जाए, हमेशा के लिए इंग्लैंड का। आई एम दैट रिच डस्ट हु वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड। देखिए डस्ट अपने आप को बताता है, ऐसे डस्ट का मतलब धूल कण होता है, ठीक है। बट इस लाइन में वो डस्ट अपने आप को कह रहे हैं। मैं, इसका मतलब ना, आई एम दैट रिच डस्ट, यानी मैं वह समृद्ध धूल हूँ, ठीक। हु वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड, जो कहाँ जन्म लिया हूँ, इंग्लैंड में, मतलब जन्म लिया था। कंज्यूम्ड ब्रेथ टू लिव, वाज गिवन रिवर टू टेक बाथ एंड वाज टू रोम, यानी सभी चीज़ें, जो नहाने के लिए जगह दिया, जो रहने के लिए जगह दिया, ठीक है, जो घूमने के लिए अपना रास्ता दिया, वो सभी के सभी चीज़ें कहाँ से हैं, तो इंग्लैंड के ही हैं। यानी इस लाइन में वो कहना चाहते हैं कि मैं इंग्लैंड का क्या हूँ जी, समृद्ध धूल हूँ, ठीक है, जो इंग्लैंड में पैदा हुआ हूँ। जीने के लिए यहीं से हमें सांस मिलता है, देख सकते हैं आप। और क्या, यहीं से स्नान करने के लिए नदी भी मिली है, और घूमने के लिए क्या मिला है, रास्ता मिला है, ठीक है ना। यानी हर चीज़ जो इंग्लैंड को बताते हैं, क्योंकि इनको इंग्लैंड से काफ़ी मोहब्बत था, प्यार था। वैसे भी आप समझ सकते हैं ये एक सोल्जर थे, तो सोल्जर को अपने देश से कुछ ज़्यादा ही प्यार होता है। ही डज नॉट गिव एनी प्लेस टू इविल इन हिज माइंड। देखिए ही डज नॉट गिव एनी प्लेस टू इविल इन हिज माइंड, मतलब वह अपने मन में बुराई का कोई स्थान नहीं देते हैं, कोई बुराई नहीं है उनके मन में। ही नेवर पुल्स हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द सर्विस ऑफ इंग्लैंड, समझिएगा। और वह कभी भी खुद को इंग्लैंड की सेवा से दूर नहीं रखना चाहते हैं, मतलब वो ये नहीं सोचते हैं कि हम अपने देश से कभी भी दूर हो, हमेशा अपने देश के लिए सेवा करें, ऐसा उनका मानना था। He wants a country where there would be a peace everywhere and people would live in England heaven। यानी इस लाइन से वो कहना चाहते हैं कि वो ऐसा देश चाहते हैं, ठीक है ना, वो ऐसा देश चाहते हैं, ठीक। एंड पीपुल वुड लिव इन द इंग्लैंड हेवन, जहाँ हर जगह शांति हो, और साथ ही साथ और लोग एक अंग्रेजी स्वर्ग में रहे। मतलब ये इंग्लैंड के जगह को भी क्या बताते हैं, स्वर्ग बताते हैं, ठीक है। फोर्थ देखिए, इट्स रियली एन ऑसम सोनेट बाय रूपर्ट ब्रुक। ये सोनेट है, ध्यान रखिएगा, रूपर्ट ब्रुक के द्वारा बहुत ही बढ़िया सोनेट है। इन विच ही हैज़ ब्रिलियंटली शोन हिज पैट्रियोटिक फीलिंग इन अ ब्रीफ मैनर
जहां इन्होंने अपने बहुत ही शानदार तरीकों से पैट्रियोटिक फीलिंग को क्या किया है, ब्रीफ किया है, ठीक है ना। यानी बहुत ही शानदार ये एक सोनेट है जहां उन्होंने अपनी देशभक्ति की भावना को बहुत कम शब्दों में शानदार तरीके से व्यक्त किया है, कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है मैकाविटी। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। आइए इसको समझते हैं। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज अ डिस्क्रिप्टिव पोएम बाय टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट के द्वारा एक डिस्क्रिप्टिव पोएम है। ही वॉज एन अमेरिकन ऑल्सो पोएट एंड नोबल प्राइज विनर। देखिए ये कहाँ के थे जी, तो अमेरिकन थे, एंड ऑल्सो पोएट एंड नोबल प्राइज विनर, ये इनको नोबेल प्राइज ही मिला था। इन दिस पोएम ही हैज़ डिस्क्राइब द विलेनस कैरेक्टर ऑफ ए कैट। यानी इसमें वो एक खलनायक, मतलब बिल्ली के खलनायक चरित्र का वर्णन करते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना विलेनियस, ये विलन से बना हुआ है। विलन का मतलब क्या होता है, खलनायक। यानी मैकाविटी द मिस्ट्री कैट एक डिस्क्रिप्टिव पोएम है, जिसको डिस्क्रिप्टिव कहने का मतलब ना कि मतलब डिस्क्राइब किया हुआ वर्णनात्मक कविता है। और वह कहाँ के हैं जी, तो वो के अमेरिकन कवि हैं, ठीक है, और नोबेल प्राइज़ भी ये जीत चुके थे। इस कविता में उन्होंने एक बिल्ली के खलनायक को, ठीक है ना, खलनायक चरित्र का वर्णन किया है। मैकाविटी हु इज़ अ villainous cat is always up to some crime. He is too clever to leave an evidence of his guilt. He is a headache for London police. After crime he is away from the scene dramatically. देखिए इस लाइन से ये बताना चाहते हैं कि मैकाविटी, ठीक है, हु इज़ ए विलेनियस कैट, मतलब मैकाविटी जो एक मान लीजिए खलनायक बिल्ली है, वह हमेशा ऑलवेज अप टू सम क्राइम, वह कोई ना कोई अपराध करते रहता है, ठीक है। इतना ही नहीं, ही इज़ टू क्लेवर टू लीव एन एविडेंस ऑफ हिज गिल्ट। इतना ही नहीं, वो इतना होशियार है कि अपराध के बाद किसी को सबूत भी नहीं छोड़ता है। यानी जहाँ अपराध करने के लिए वहीं करता है, बट सबूत अपना कभी नहीं छोड़ता है। और वहाँ जाने के बाद अगर पुलिस पहुँचता है तो वहाँ से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ही इज़ ए हेडक फॉर लंदन पुलिस। यह सबसे बड़ा, ठीक है, लंदन पुलिस के लिए सिरदर्द है, ठीक है। आफ्टर क्राइम ही इज़ अवे फ्रॉम द सीन, ठीक है, ड्रामेटिकली, यानी अपराध के बाद वो नाटकीय रूप से दृश्य से दूर हो जाता है। यानी अपराध आदमी जानता है कि वहीं करता है, बट जब वहाँ पुलिस पहुँचता है या कोई भी पहुँचता है तो वो वहाँ से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। इससे आप समरी भी लिख सकते हैं। मैकाविटी एक विलेनियस कैट है, ऑलवेज अप टू सम क्राइम, जो कुछ ना कुछ क्राइम करते रहता है। इज़ टू क्लेवर, बहुत ज़्यादा चालाक है। टू लीव एन एविडेंस ऑफ हिज गिल्ट, वो इतना चालाक है कोई भी अपना एविडेंस नहीं छोड़ता है, ठीक है। लंदन पुलिस को क्या है, काफ़ी हेडक है, सिरदर्द है। आफ्टर क्राइम ही इज़ अवे फ्रॉम द सीन ड्रामेटिकली। देख रहे हैं ना, बहुत ही शानदार लिखा हुआ कविता है ये। समटाइम्स ही ड्रिंक्स मिल्क फ्रॉम द किचन, कुछ समय वो मिल्क पी जाता है, ड्रिंक मतलब मिल्क किचन से। समटाइम्स टेक्स अवे ज्वेलरी फ्रॉम द ज्वेल केस, कभी कभी ज्वेलरी ही गायब कर देता है ज्वेल केस से, ठीक है। समटाइम्स ब्रिक्स द ग्लासेज ऑफ हाउस, कभी कभी ग्लासेस तोड़ देता है घर का। सी डज नॉट अ डजन ऑफ क्राइम बट अवे फ्रॉम हैंड, सो फाइनली द पोएट कंपेयर्स हर टू द नेपोलियन। देखिए इतना बदमाश है, सी डज अ डजन ऑफ क्राइम, समझिए इसने दर्जनों क्राइम करता है, लेकिन ये किसी के हाथ में नहीं आता है। इसलिए पोएट ने इसका कंपैरिजन नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुने होंगे, उसी से कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, इट्स रियली ए फैंटास्टिक पोएम बाय टी.एस. इलियट वेयर ही हैज़ वंडरफुली ड्रॉन द कैरेक्टर स्केच ऑफ ए मॉन्स्टर कैट। यह एक टी.एस. इलियट का बहुत ही शानदार कविता है जहां उन्होंने एक राक्षस रूपी बिल्ली का वर्णन किया है, ठीक है ना। राक्षस रूपी बिल्ली का आश्चर्यजनक रूप से चित्रण किया हुआ है, ठीक है। तो ये आई होप कि समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट भी करते रहिए, बताइए कि कैसा लगा आपको देखकर। अगला है हमारा फायर हाइम। देखिए फायर हाइम इज़ अ रियलिस्टिक पोएम रिटन बाय के.की.एन. दारूवाला। ये एक रियलिस्टिक पोएम है, वास्तविक कविता है जो के.की.एन. दारूवाला के द्वारा लिखा हुआ है। ही वॉज एन इंडो एंग्लियन पोएट एंड अ रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी। वो एक इंडो एंग्लियन, समझिए ज़रा, इंडो एंग्लियन कवि हैं और उनको साहित्य अकादमी के मतलब मिला था, प्राप्त करता है।
इन दिस पोएम ही हैज डिस्क्राइब ए बर्निंग घाट। इस पोएट में उन्होंने एक जलते हुए घाट का वर्णन किया है, यानी रियलिस्टिक पोएम है, एक फायर है जो KKN दारूवाला के द्वारा लिखा हुआ है। ये एक इंडो एंग्लियन पोएम है, सॉरी पोएट है, जिनको ये किसके प्राप्त करता है, साहित्य अकेडमी अवार्ड का। ठीक, इस पोएम में वो एक बर्निंग घाट, जलते हुए घाट का वर्णन करते हैं। सेकेंड, वंस ही विथ हिज फादर वॉज पासिंग थ्रू अ बर्निंग घाट। जब एक बार की बात है जब वो अपने पिताजी के साथ घाट से, मतलब बर्निंग घाट से क्या कर रहे थे, पास हो रहे थे, मतलब गुजर रहे थे। वेयर ही सॉ द क्रूएलिटी ऑफ फायर, जहाँ उन्होंने आग का क्रूएलिटी देखा। क्रूएलिटी, क्रूरता, क्योंकि देखिए इसमें जो राइटर हैं KKN दारूवाला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जोरोस्ट्रियन फैमिली से आते हैं। जोरोस्ट्रियन फैमिली वैसे फैमिली को बोला जाता है ना जहाँ आग का उस फैमिली में, मतलब उस सोसाइटी में, उस धर्म में, रिलीजन में पूजा किया जाता है। तो उन्होंने जब देखा कि आग क्या किया है, क्रूलिटी किया है, एंड द हाफ कुक्ड लिम, और मतलब जलते हुए जब एक मरे हुए बॉडी को जैसे जलाया जाता है ना, जब देखता है तो अध जला ही छोड़ दिया है। ठीक, ही फील्स पेन टू सी दिस क्रूएल एक्ट ऑफ फायर। उनको काफ़ी पेन होता है, दर्द होता है उस आग को देखकर, क्योंकि उस आग ने पूरी तरीक़ा से बॉडी को जलाया नहीं था। ठीक है ना, इसलिए इनको काफ़ी वो आग की इस क्रूर कृत्य को देखकर दर्द महसूस करते हैं। ठीक है, थर्ड पैरा देखिए, ही स्वीयर्स टू सेव फायर, वो वहीं से कसम खाते हैं, स्वीयर लेते हैं, क्योंकि ही इज अ जोरोस्ट्रियन, क्योंकि वो एक जोरोस्ट्रियन थे। ठीक, बट ही रिमेंबर्स ही ऑल्सो कॉन्साइंड हिज फर्स्ट बॉर्न टू द फायर, लेकिन उनको ये भी याद करना होगा, क्योंकि उनके पहले जो बच्चा हुआ था उन्होंने भी ये गलती किया था। मतलब समझिए, वो एक पारसी धर्म के थे, उनका ये आग का मतलब उनके धर्म में पूजा किया जाता है। ठीक है, जोरोस्ट्रियन फैमिली से थे। ठीक, लेकिन उन्होंने अपने पहले बच्चे को आग के हवाले किया था। ठीक है, इसलिए वो उस बात को याद रखते थे। सो ही आस्क फॉरगिवेंस एंड बिलीव्स दैट ही विल बी फॉरगिवन एंड फ्रीड फ्रॉम ऑल द सिंस, यानी समझिएगा, वह माफ़ी मांगते हैं और ऐसा विश्वास करते हैं, माफ़ी मांगते हैं और ऐसा विश्वास करते हैं कि आग ने उन्हें क्या कर दिया है, माफ़ कर दिया होगा, मतलब माफ़ कर दिया जाएगा आग के द्वारा और सभी पापों से मुक्त कर दिया जाएगा। उनका ऐसा मानना था। उन्होंने ये गलती किया था, गलती इसलिए किया था क्योंकि वहाँ से उनका जो, मतलब जलाने वाला नहीं कह सकते हैं, बट जहाँ लाश को रखा जाता था ना, ठीक है, ए साइलेंस टावर उसका नाम है। ठीक है, तो वहाँ पर वो काफ़ी दूर था। ठीक है, तो दूर के कारण इन्होंने अपने पहले बेबी को क्या किया था, आग में जलाया था, आग के हवाले कर दिया था। ठीक है, तो उस बात को ये मानते हैं ऐसा कि आग ने, मतलब आग उनको ये बात से क्या कर देगा, मुक्त कर देगा, माफ़ कर देगा। ठीक है, और आज के बाद ये दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे। पैरा फॉर इट्स अ रियली फंटास्टिक पोएम बाय KKN दारूवाला वेयर ही हैज शोन हिज रिलीजन बिलीफ, जहाँ वो अपने रिलीजन पर बिलीफ दिखाते हैं इन ए डिस्टिंगाइज वे एंड फाइनली स्वीयर्स दैट ही विल नेवर वायलेंट द पारसी कोड अगेंस्ट इन फ्यूचर। मतलब ये इसमें बताया जा रहा है कि एक शानदार कविता है, और जहां उन्होंने अपने धार्मिक मान्यता की बखूबी से दिखाया है, और अंत में वह शपथ भी लेते हैं। देखिए, स्वीयर्स दैट ही विल नेवर, ठीक है, कि वह भविष्य में फिर कभी पारसी धर्म के नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें वो अपने धर्म के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं स्नेक। ये भी बहुत ही शानदार कविता है। स्नेक इज अ नरेटिव पोएम बाय रिटन बाय DH लॉरेंस। ये DH लॉरेंस के द्वारा नरेटिव पोएम है। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, वो एक इंग्लिश पोएट थे, एंड अ नोबलिस्टिक टू, और उनको भी नोबेल मिला था। इन दिस पोएम ही हैज़ नरेटेड द मेमोरी, वो इस में एक मेमोरी यानी याद को बताते हैं। फिर हॉट डे, एक हॉट डे मतलब गर्मी के दिनों में, व्हेन ही इनकाउंटर्स ए स्नेक, ठीक है, जहाँ उनका सामना एक सांप से हुआ था। ठीक है, इनकाउंटर्स का मतलब होता है सामना, जहाँ उनका सामना एक सांप से हुआ था। ठीक है, यानी वो इस बात को इस पोएम में बताते हैं। तो इसके राइटर हैं
D.H. लॉरेंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। ये नरेटर क्या मतलब नरेट करते हैं, तो एक हॉट डे यानी गर्मी के दिनों में जहाँ इनका सामना जब पानी लेने के लिए गए थे तो एक सांप से हुआ, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। इन द month of July when the poet goes to drink at his water trough, he sees a snake। मतलब जुलाई का महीना था और वो पानी के लिए जब अपने वाटर ट्रफ पर गए थे, वाटर ट्रफ समझ सकते हैं जहाँ पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है, उन्होंने एक सांप को देखा बिफोर हिम एट हिज वाटर ट्रफ। मतलब इनसे पहले सांप ही वहाँ पहुँच गया था। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछता है कि पहले कभी गए थे वहाँ वाटर ट्रफ पर या स्नेक था, ये स्नेक गया था, इसीलिए कभी को सेकेंड कमर भी कह सकते हैं हम लोग, दूसरा इंतजार करने वाला व्यक्ति थे। The poet is now confused between his education to kill and conscience to treat it as a guest। पोएट कंफ्यूज थे बिटवीन किस में, हिज एजुकेशन टू किल, उनका शिक्षा कह रहा था कि ये एक सांप है, इसे क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, लेकिन कभी उसको मार देने की अपनी शिक्षा एवं अतिथि के रूप में व्यवहार करने के, ठीक है ना, मतलब उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि इसके साथ व्यवहार किया जाए कि इसे मार दिया जाए। इसी विवेक में वो क्या थे, फंसे हुए थे, इसी को लेकर वो काफ़ी उलझन में पड़े थे, ठीक है ना। ठीक, तो उनका शिक्षा कह रहा था कि हम ही लोग जैसे मान लीजिए कोई हम लोग पर्सन है, हम लोग किसी भी सांप को देखते हैं तो क्या समझते कि उसे मार देना चाहिए। इसमें भी उनका कन्फ्यूजन था, और ये कि उससे एक गेस्ट की तरह, क्योंकि हमारे घर पानी पीने आया है, उसको गेस्ट की तरह माना जाए या मार दिया जाए, इसी उलझन में कभी पड़े थे। थर्ड, इन द सेम वीव द पोएट थ्रो ए क्लमसी लॉक टुवर्ड्स द स्नेक रिटर्न टू द सेम फिश्योर वेयर ही हैड कम फ्रॉम। लेकिन देखिए थर्ड लाइन में बताया जा रहा है कि उसी मान लीजिए लिखा हुआ है सेम वेव द पोएट थ्रो ए क्लमसी लॉग, उन्होंने एक क्लमसी बेढंगे लॉग को, लाठी को फेंका, जिससे स्नेक क्या हुआ, जहाँ से आया था ना, जिस फिश्योर से, जिस छेद से, जिस बिल से, जिस है ना, वहीं पर जाकर क्या हुआ, जल्दी मतलब तेजी में जाकर उसी बिल में घुस गया। एट द एंड द पोएट रिग्रेट हिज डिसीजन, लेकिन अंत में पोएट क्या करते हैं, अपने निर्णय से काफ़ी रिग्रेट होते हैं, पछताते हैं, ठीक है ना, कि क्यों मैंने इसको मतलब हिट किया। हिज डिसीजन ऑफ हिटिंग इट एंड कर्स हिमसेल्फ फॉर द ट्रिफल, और खुद से क्या करते हैं, खुद पर इनको मतलब ये होता है ना, खुद पर एक ऐसा हो रहा था कि हम क्यों ऐसा गलती कर दिए, ठीक है, ठीक है, यानी पछतावा आ रहा था, वो अपने फैसले पर पछतावा करते हैं और इस नीच काम के लिए खुद को कोसते हैं, ठीक है। हिटिंग एंड कर्स हिमसेल्फ टू दिस ट्रिफल, नीच काम के लिए खुद को क्या करते हैं, कोसते हैं। लास्ट लाइन है, इट्स अ रियली फैंटास्टिक पोएम D.H. लॉरेंस वेयर ही हैज़ ब्यूटीफुली शोन द चेंजिंग नेचर ऑफ ह्यूमन। यहाँ उन्होंने बताया है कि जहाँ मतलब उन्होंने मानव के बदलते स्वभाव को सुंदरता से दिखाया है, कि मानव का अब वो जो ये है ना, यानी स्वभाव वो कैसे कैसे बदलता है, ठीक है, इसी को बताया है उन्होंने। अब लास्ट है हमारा चैप्टर माई ग्रैंड मदर हाउस। देखिए माई ग्रैंड मदर हाउस का पहला लाइन है, माई ग्रैंड मदर हाउस इज एन इमोशनल पोएम, एक इमोशनल पोएम है, इमोशनल समझ रहे हैं ना, भावात्मक कह सकते हैं, कविता है, जिसको कमला दास ने लिखी है। सी वॉज एन इंडियन पोएट, एक इंडियन भारतीय कवि, हु रोट इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम, जो इंग्लिश के साथ साथ मलयालम में भी लिखती हैं। इन दिस पोएम सी रिमेंबर्स हर चाइल्डहुड डेज सॉरी, इसमें वो अपने चाइल्डहुड के डेज को रिमेंबर करती है, याद करती है। स्पेंट विथ हर ग्रैंड मदर, जो इन्होंने अपने दादी माँ के साथ बिताई हैं, ठीक है ना, जो दिन उसे ये याद करती हैं। सेकेंड पैरा है, द पोएट रिमाइंड्स ऑफ द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ हर चाइल्डहुड, मतलब याद पड़ता है, उनको याद आता है अपने बचपन का दिन, खुशी का दिन उनको याद आता है। विच सी इलेप्ट विथ हर ग्रैंड मदर, जहाँ वो अपने ग्रैंड मदर के साथ समय बिताया करती थी, ठीक है ना। द पोएट वॉज डीपली अटैच टू हर ग्रैंड मदर, काफ़ी अटैच थी अपने ग्रैंड मदर से, क्योंकि इनकी माँ का मृत्यु इनके, ठीक है ना, कुछ दिन बाद ही हो गया था। हु वॉज वेरी केयरिंग एंड अफेक्शनेट टू हर, जो काफ़ी केयरिंग थी,
अपने दादी को देखने में, दादी भी इनको बहुत ज़्यादा मान करती थी। एंड अफेक्शनेट टू हर, इनको काफ़ी अपने दादी से लगाव था, काफ़ी प्यार था, काफ़ी मोहब्बत था। ठीक है ना। अगला देखिए, बट नाउ, लेकिन अब सी हैज़ टू लीव अनदर प्लेस, अब दूसरे जगह रहती है। द ओल्ड मैन इज़ नो मोर नाउ, अब जो उनकी दादी है वो अब जीवित नहीं है, मर चुकी है। द सर्टेन हाउस इज़ इन डार्क, अब जो पहले वाला घर है ना, जो घर है पहले वाला जिसमें वो दादी माँ के साथ रहती थी, क्या हो गया है, अब वो हाउस इज़ इन डार्क, अब अंधेरा रहता है क्योंकि कोई रहने वाला नहीं रहता है। ग्लूमी विदाउट ग्रैंड मदर, वहाँ का ये सोच रही है अपने चाइल्डहुड दिनों को और बताती है कि अब वो कैसा घर होगा, तो अंधेरा होगा, उसमें काफ़ी सारे ग्लूमी हो गए, उदासी होंगे क्योंकि अब ग्रैंड मदर तो है नहीं। द पोएट ऑफन लॉन्ग्स टू विजिट देयर। ठीक है, इस लाइन में वो कहना चाहती हैं, थर्ड लाइन में, कि बहुत दिनों बाद, ठीक है ना, वो मतलब आने के लिए दादी के घर, मतलब आने के लिए ना वो काफ़ी क्या है, सबसे पहले कि मतलब अपने आप से दुखी हैं, क्योंकि इस बात को लेकर ना कि वो सोचती है कि उस घर में कोई होना होगा नहीं। वो अक्सर वहाँ जाने के लिए तरसती हैं। ठीक है ना, अक्सर जाने के लिए। द पोएट ऑफन लॉन्ग्स टू विजिट देयर, द पोएट इज सैड नाउ बिकॉज सी हैज़ टू नॉक स्ट्रेंजर्स डोर फॉर द पीस ऑफ लव, काफ़ी इसलिए दुखी है क्योंकि वो उसी प्यार को पाने के लिए आज दर दर भटकती हैं। कब काफ़ी दुखी हैं क्योंकि मतलब अब उन्हें उस प्यार के लिए अजनबियों का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, उसी प्यार के लिए जो उन्हें दादी माँ से मिला था। ठीक है ना। आई थिंक कि सारे लाइनिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना। ये भी काफ़ी शानदार पोएम है कमला दास के द्वारा, जहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस करती है अपने चाइल्डहुड के दिनों को और अपने प्यार को बताती है अपने दादी के लिए। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा। चलिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।